हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 के मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। अभी इसके पहले 2 लेक्चर में हमने बात की, ओके, जो डेटा की सिंपल नॉर्मल डेफिनेशन और उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। इसके अगले लेक्चर में हमने बात की थी कि प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा जो होता है वो कितनी तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, तो उसके बारे में हमने बोला था कि प्राइमरी डेटा 3 टाइप से कलेक्ट किया जाएगा। ओके, डायरेक्ट इंक्वायरी के थ्रू, इनडायरेक्ट इंक्वायरी के थ्रू, और तीसरा है क्वेश्चनरी मेथड ऑफ क्वेश्चनरी के थ्रू। यहाँ पे हमें देखना है कि क्वेश्चनरी की मेथड के बारे में कि कौन सी मेथड है जो जिसकी मदद से हम क्वेश्चनरी पूछ सकते हैं लोगों के, उनके जो उनके पास उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चनरी की 2 मेथड के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो मेथड ऑफ क्वेश्चनरी, उसमें पहला है क्वेश्चनरी बाय पोस्ट और दूसरा आएगा क्वेश्चनरी बाय एनुमरेटर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। पोस्ट मतलब क्या, तो कि भाई टपाल, हम हमारी इंफॉर्मेशन के लिए जिस बंदे के पास मतलब रिस्पोंडेंट के पास से अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको पहले बाय पोस्ट हमारी जो क्वेश्चनरी हमने प्रिपेयर की है कागज में उसको पोस्ट के थ्रू सेंड कर देंगे और वो पर्सन उनके घर पे बैठे बैठे वो क्वेश्चनरी रिसीव करेगा और उसका आंसर लिख के विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमें वो वापस सेंड कर देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। पोस्ट के थ्रू हमें क्वेश्चनरी पूछनी है, लोगों को क्वेश्चन पूछने हैं। अब बात करेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। हमने कल भी बताया था, मतलब अगले लेक्चर में बात की थी कि जिसके बेनिफिट्स है उसके लिमिटेशन भी होने ही वाले। तो इनके बेनिफिट के बारे में हम पहले बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स है पोस्ट के थ्रू क्वेश्चनरी रिसीव करने का। तो क्या सर, जब भी कोई फील्ड लार्ज होती हो, मतलब जिस फील्ड का एरिया बहुत ही लार्ज हो, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं होता, पर्सन भेजना पॉसिबल नहीं है। तो एट दैट टाइम हम वहां पे क्या भेज सकते हैं, पोस्ट के थ्रू उनके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं सर। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये मेथड जो है ना बहुत ही सिंपल है सर, कुछ नहीं करना है, बाय पोस्ट हमें क्वेश्चनरी सेंड कर देनी है पोस्ट के थ्रू और वो लोग हमें वापस आंसर लिख के सेंड कर देंगे। और इट इज अ प्रोवाइड द लार्ज इंफॉर्मेशन विद इन अ लेस एक्सपेंसिव। खर्चा कैसा होता है, कम, हमें किसी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती, बस सिर्फ उनको पोस्ट भेजना है। 1 या 2 रुपीज की जो स्टैंप आता है वो स्टैंप लगा के हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन आफ्टर ये जो इंफॉर्मेशन है, ओके, वो अगर पोस्ट के साथ आप कलेक्ट करोगे तो रिमोट सेंसिंग एरिया, व्हाट इज मीन बाय रिमोट सेंसिंग एरिया, क्योंकि जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है सर, जहाँ पे हम इजीली पहुँच नहीं पाते, जहाँ पे ट्रैवलिंग करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि माउंटेन वाले एरियाज या फिर हिली एरियाज, ओके, फॉरेस्ट के बीच में जितने जो भी गांव है या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे इजीली ह्यूमन बीइंग पहुँच नहीं पाता, वैसे एरिया में हम बाय पोस्ट क्वेश्चनरी सेंड करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सर। इट इज इजी, ओके, और लेस एक्सपेंसिव। देन आफ्टर हमें दिया है डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनरी, जैसे उनके बेनिफिट्स है वैसे ही उनकी लिमिटेशन भी है सर। पहली लिमिटेशन क्या है, तो ये जो डेटा है अगर आप क्वेश्चनरी भेजोगे तो वही लोग उसका आंसर दे पाएंगे जो पढ़े लिखे हैं। मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चनरी भेजी है लेकिन सामने वाले पर्सन को वो पढ़ना ही नहीं आता, रीड करना ही नहीं आता, क्योंकि वो कैसा है, इलिटरेट है। कैसा है, इलिटरेट और नॉन कोऑपरेटिव, लेजी पीपल होगा, आलसी, ओके, तो वो आपको आपके क्वेश्चनरी का आंसर देगा नहीं, ओके, क्योंकि वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता या फिर वो कैसा है, इलिटरेट है। नाउ सेकंड लिमिटेशन क्या है सर, इंफॉर्मेशन मे बी रॉन्ग, क्योंकि हमें पता नहीं है सर कि उसने हमें जो डेटा दिया है वो सही है या गलत। तो इंफॉर्मेशन मे बी रॉन्ग और इनकम्प्लीट और ब्लैंक। कभी कभार जैसा क्वेश्चनरी भेजा है, अगर वो लेजी है या फिर हमें आंसर देना नहीं चाहता तो वो पूरी ब्लैंक कॉपी वापस भेजेगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट भेजेगा, आधे क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, आधा ब्लैंक रहेगा, और या फिर गलत इंफॉर्मेशन भी उसने फिलअप की हो सकती है। देन आफ्टर डिले हो सकता है, कभी कभार क्या होता है पहुंचने में, पोस्ट पहुंचने में देरी लगती है, या फिर पहुंचने के बाद उस पर्सन के हाथ में आने में देरी होगी, या फिर वो बंदा
आंसर तो लिख देगा लेकिन उसको सेंड करना भूल जाएगा, कोई भी वे में वो आंसर शीट हमारे पास आएगी, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा रह जाएगा, तो आंसर मिलने में क्या होता है, डिले हो जाता है। क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एंड पॉसिबिलिटी भी है, ये भी है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, क्योंकि उसने लिखा है कुछ और आप समझ कुछ और रहे हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने पूछा है कुछ और क्वेश्चन आंसर के अंदर क्वेश्चन में, और वो समझता है कुछ और, तो या उसके और आपके बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो, या फिर मिस इंटरप्रिटेशंस, वो क्वेश्चन समझ नहीं पाता, आप उसका आंसर समझ नहीं पाते। ओके, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बाय पोस्ट क्वेश्चनरी में आ सकती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनरी बाय एनुमरेटर। व्हाट इज मीन बाय एनुमरेटर, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। एनी पर्सन हु कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम रिस्पोंडेंट, दैट गाइज इज कॉल्ड एज एनुमरेटर। ओके, तो वो बंदा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उनकी मेथड के बारे में स्टडी करना है। तो अगर हम एनुमरेटर की मदद से क्वेश्चनरी कलेक्ट करते हैं तो उसके भी हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं सर। उसमें से पहला बेनिफिट क्या है, तो हम प्रॉपर एनुमरेटर को सिलेक्ट करेंगे तो हमें कंप्लीट, राइट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। याद रखना किसके बारे में है, सिलेक्टिंग प्रॉपर एनुमरेटर, मतलब जिसको अच्छी तरह से ट्रेन किया गया हो, जिसके पास डेटा कलेक्ट करने की अच्छी और अच्छा टैलेंट हो, स्किल हो। ओके, वैसा पर्सन अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस कैसे रहते हैं, ज्यादा रहते हैं सर। आफ्टर दैट, तो कि जो बंदा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाता है, अगर सामने वाला पर्सन मतलब रिस्पोंडेंट अगर इलिटरेट है, तो ये जो एनुमरेटर है उसको पढ़ के बताएगा, उसको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ के आंसर खुद लिख सकता है। मतलब कि इलिटरेट पर्सन होगा तो भी हमें क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर हम एनुमरेटर की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो। और उसका तीसरा बेनिफिट है, लॉस ऑफ क्वेश्चनरी होगा नहीं, क्योंकि जो बंदा खुद जाएगा और क्वेश्चनरी मतलब उसके आंसर लेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, तो वो डेटा लॉस नहीं होगा और देन आफ्टर इनकम्प्लीट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो सारी इंफॉर्मेशन एनुमरेटर अपने आप कलेक्ट कर लेगा, तो वो इंफॉर्मेशन आधी नहीं रहेगी, ना ही लॉस होगा। उसके बाद उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है सर, डिसएडवांटेजेस के बारे में। इट इज डिफिकल्ट टू गेट द एक्सपर्ट एनुमरेटर, एक ऐसा बंदा जो इजीली किसी के पास से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, वैसे पर्सन को सिलेक्ट करना या फिर रिसीव करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे लिखा है डिफिकल्ट टू गेट एक्सपर्ट। एनुमरेटर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट, क्योंकि एनुमरेटर कैसा होना चाहिए कि वो सामने वाले को अच्छी तरह से समझ सके, उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, उसकी नेसेसिटी के हिसाब से। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कोई बंदा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए राजी नहीं होता, तो एनुमरेटर कैसा होना चाहिए कि वो अपनी एक्सपर्टाइज की मदद से, अपनी स्किल की mदद से वो डेटा इजीली कलेक्ट कर सके। दैट्स व्हाई एक्सपर्ट एनुमरेटर होना जरूरी है, लेकिन वो मिलने मुश्किल है। लार्ज नंबर ऑफ एनुमरेटर चाहिए आपको इंक्वायरी करने के लिए। क्या चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ एनुमरेटर, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी कैसी हो जाती है, वेरी हाई, क्योंकि सबको सैलरी देनी पड़ती है सर, बिना सैलरी के वो लोग काम करते नहीं, तो अपना खर्चा भी कैसा अलग है, ज्यादा आ जाएगा। देन आफ्टर, तो क्या सर समटाइम्स क्या होता है, तो जो एनुमरेटर्स आते हैं हमारे पास, उनको ट्रेन करना मुश्किल है, टाइम लगता है सर। एनुमरेटर को ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई तेरे को ऐसी इंफॉर्मेशन इस एरिया में से कलेक्ट करनी है, इस तरीके से कलेक्ट करनी है, ये एक्टिविटी करके कलेक्ट करनी है, तो उसको ट्रेन करना मुश्किल है। ओके, दैट्स व्हाई ये भी एक उसकी लिमिटेशन में आता है क्वेश्चन बाय एनुमरेटर्स की। देन आफ्टर, तो सर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। एक्सपेंसिव के बारे में हमने अभी बात की कि एनुमरेटर क्या करेगा कि वहाँ जाके घर घर जाके डेटा कलेक्ट करेगा, तो उसके लिए उसको सैलरी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ तक लोगों के घर घर जाने तक के पैसे भी हमें खर्च करने पड़ेंगे, तो हमारा एक्सपेंस कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। और सेकंड थिंग, वन पर्सन सभी के घरों पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड इट इज़ अ डिफिकल्ट टू कंप्लीट इंक्वायरी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। बहुत ही डिफिकल्ट है सर, कम टाइम पीरियड में उस इंक्वायरी को खत्म करना कैसा है, मुश्किल।
क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है 5 दिन के अंदर 50 लोगों के घर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो एक दिन में आपको 10 लोगों के घर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन कभी कभार कोई बंदा घर पे नहीं होता या फिर कोई पर्सन जो होता है वो आउट ऑफ हाउस या फिर आउट ऑफ टाउन है, तो विद इन 5 डेज वो वापस नहीं आने वाला। तो उनके ऐसी कोई एक या दो ऐसे तरीके या फिर बहुत सारी ऐसी वे है जिसकी वजह से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो पर्सन घर पे नहीं है, बाहर गया है या फिर घूमने गए, आप पहुंच नहीं पाते। ओके, तो ऐसी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते बाय एन्यूमरेटर्स। ओके, तो हमारी जो डेटा कलेक्शन का जो स्टिपुलेटेड टाइम है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में हमें इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो ये थर्ड वे थी क्वेश्चनरी के थ्रू आपको डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की। ओके, पहले दो कौन से थे? डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ये तीसरी थी मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। उसके अंदर कौन सा था? तो कैसा? क्वेश्चनरी बाय पोस्ट एंड दूसरा था क्वेश्चनरी बाय एन्यूमरेटर्स। अब हम बात करेंगे डेटा कलेक्ट करने की दूसरी मेथड। ओके, या फिर डेटा के जो टाइप्स थे, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, उसमें से सेकेंडरी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी डेटा? तो क्या सर, जो डेटा हम हमारी रिक्वायरमेंट के लिए होता है वो हम डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते, जो अदर पर्सन ने वो डेटा कलेक्ट किया है उनके पास से हम डेटा ले लेते हैं और उन डेटा का हम यूज करते हैं, तो उन्हें बोलेंगे सेकेंडरी। हम बेसिक फर्स्ट टाइम उसे कलेक्ट करते नहीं है, किसी और ने उसको कलेक्ट किया है और हम उनको यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ सेकेंडरी डेटा। यहाँ पे हमें दिए है सर, अभी देखो सेकेंडरी डेटा के आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सोर्सेज है कि कहाँ से हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से डेटा ले सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के पास से डेटा ले सकते हैं, ओके, स्टेट गवर्नमेंट के पास से डेटा ले सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो हम वो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्कूल से भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने ट्यूशन क्लास के से भी कलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर आपके स्टडी मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ पे मिल रहा है, तो आप किसको पूछोगे? अपने फ्रेंड्स को। तो वो डेटा आपने अपने फ्रेंड से लिया और फ्रेंड ने खुद जाके वहाँ पे इंक्वायरी की थी, तो आपके फ्रेंड ने जो बुक्स के बारे में इंक्वायरी की थी वो प्राइमरी डेटा था, आपने डायरेक्ट उसको पूछ के इंफॉर्मेशन ले ली, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा। प्रिकॉशंस, जब भी हम किसी और का कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज करते हैं तो उसे सेकेंडरी बोला जाएगा, और किसी और का यूज किया हुआ डेटा मतलब कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज करेंगे तो हमें थोड़े बहुत प्रिकॉशन भी रखने पड़ेंगे, अदरवाइज हमें नुकसान जाने के चांसेस है या फिर वो डेटा हमारे लिए यूजफुल नहीं भी हो सकता है। तो कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है। पहला प्रिकॉशन क्या है? तो क्या सर, सबसे पहले आप उस डेटा को वेरीफाई करो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि उस पर्सन ने वो डेटा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलेक्ट किया होगा। अगर आपको वो डेटा चाहिए, आप उस डेटा का यूज करते हो, तो वेरीफाई करो कि वो जो डेटा है वो किसने कलेक्ट किया है। वो कलेक्ट दिस डेटा एंड फ्रॉम वेयर, कहाँ से वो लिया है, क्योंकि हमारी ज़रूरत कौन सी होती है उसके हिसाब से हमें चेक करना है किसने किया है और कहाँ से लिया है, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये यूजफुल है कि नहीं। देन आफ्टर, तो कैसे दूसरा प्रिकॉशन हम क्या रखेंगे? तो उसे चेक करना है कि कौन से पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया था, क्योंकि हमारा पर्पस और कलेक्ट किए हुए डेटा का पर्पस सेम होना चाहिए। किसी और पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया होगा तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है ना। तो कैसा, इट मस्ट नॉट बी ओल्ड, इट शुड बी रिलेवेंट विद द करंट टाइम पीरियड। डेटा कलेक्ट करने का टाइम बहुत ही पुराना होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डेटा चाहिए और आपको प्रेजेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है तो प्रेजेंट का डेटा होना चाहिए। आप मार्केट में कोई चीज़ बेचने जाते हो, लेकिन किसके बेस पे बेचने हो? तो कि भाई 5 साल पहले जो डेटा कलेक्ट किया था उसको माइंड में रख के, तो आपकी प्रोडक्ट कभी सेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट की डिमांड अलग होती है और 5 साल पहले की डिमांड डिफरेंट होती है। तो हमें पहले ये वेरीफाई करना है कि डेटा कब कलेक्ट किया गया था, वो प्रेजेंट का है कि ओल्ड का है, और उसको मैच करना है हमारी डिजाइनर्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन आफ्टर, तो ये हमारा फोर्थ प्रिकॉशन क्या रहेगा डेटा यूज करते वक्त, सेकेंडरी डेटा यूज करते वक्त? तो बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा हमें क्या करना है? चेक द हु, व्हेन एंड फॉर व्हिच पर्पस डेटा मस्ट बी कलेक्टेड। किसने, कब और कौन से पर्पस के लिए डेटा यूज किया है वो हमें मस्ट
चेक करना है, उसके बगैर हम उस डेटा को यूज कर सकते नहीं है। नाउ डोंट यूज द एस्टिमेटेड डेटा डायरेक्टली। कभी कभार क्या होता है सर, किसी पर्सन ने बेसिक डेटा कलेक्ट करने के बाद अपने हिसाब से उसकी खुद की रिक्वायरमेंट के तौर पे उसको क्या किया होता है, कैलकुलेट किया होता है, एस्टिमेट किया होता है। तो हम उसका एस्टिमेटेड वाला डेटा डायरेक्टली यूज कर सकते नहीं है सर, क्योंकि उसने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एस्टिमेशन निकाला होगा, हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एस्टिमेट करना है। तो डायरेक्ट एस्टिमेटेड किया हुआ डेटा मतलब कैलकुलेट किया हुआ डेटा यूज कर सकते नहीं है, हमें हमारी डिजाइनर्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डेटा को कलेक्ट करके कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है सर। और हमारे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट और हमारा लास्ट प्रिकॉशंस वेल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा इज दैट to know the method of collection of data, it is useful to understand it। कौन सी मेथड से वो डेटा कलेक्ट किया गया है, बाय क्वेश्चनरी, डायरेक्ट इंक्वायरी के थ्रू, इनडायरेक्ट इंक्वायरी के थ्रू, किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट किया है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, तो वो आपके प्रिकॉशंस है। ओके, उससे पता चलेगा कि वो कितना सही है, कितना रिलायबल है और नहीं। क्योंकि ये जो आप उसकी मेथड समझ जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी राइट होने की श्योरिटी कितनी है। अभी हमने बात की, अगर पोस्ट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पे आप लिमिटेशन में देख सकते हो, इट इज इनकम्प्लीट भी हो सकता है, या रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अगर एनिमेटेड जाता है तो वो सही होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए हमें ये देखना है कि ये जो मेथड है वो किस मेथड से कलेक्ट किए हुए डेटा के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ कौन सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो सबसे पहले डेटा, और वो डेटा जो कंपनी के लिए यूजफुल है सर, और उन्हें कलेक्ट करने के लिए दो मेथड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम कलेक्ट करना, सेकेंडरी मतलब पहली बार जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है उसको दूसरी बार यूज करना, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी के अंदर कितनी मेथड थी बच्चों? 3। पहली डायरेक्ट इंक्वायरी, दूसरी इनडायरेक्ट इंक्वायरी और तीसरी बाय क्वेश्चनरी। ओके, और क्वेश्चनरी के अंदर वापस दो है, एक है क्वेश्चनरी बाय पोस्ट और दूसरी है क्वेश्चनरी बाय एनुमरेटेड। और हमारे जो सेकंड टाइप का जो डेटा था दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, उनके प्रिकॉशंस। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। थैंक यू।